वीपिंग विलो कहानी, रचनाकार हैं कमलेश्वर जी। हैम्पटन कोर्ट पैलेस से निकलकर गर्म चाय पीने की तलब सता रही थी। पुराने किलों या महलों से निकलकर जैसी व्यर्थता हमेशा भीतर भर जाती है, वैसे ही व्यर्थता मन में भरी हुई थी। एक निहायत बेकार सी अनुभूति, उदासी भी, पर उखड़ी उखड़ी, कि आदमी अपनी उदासी में भी डूब सके। कभी तुमने सोचा है कि एकदम शाम को मन क्यों घबराया सा रहता है, अजीब बदहवासी में कांपता हुआ, क्योंकि तब न रोशनी होती है और न अंधेरे का गहरा समुद्र जिसमें आदमी डूब जाए। पुरानी इमारतों या इतिहास से गुजर कर लौटना इतना ही तकलीफदेह होता है। वह तो कहो, वहाँ थेम्स थी, कुछ बोट्स थी। अगर थेम्स नदी वहाँ न होती तो वे नावें न होती, तो मन का क्या हाल होता, सोच सकना मुश्किल है। पतझड़ की वह पहली शाम थी। हो सकता है पतझड़ पहले आ चुका हो, पर मैंने उसे उसी शाम देखा। थेम्स के तट के वृक्ष पत्तों का दान कर रहे थे। झरते हुए पत्ते नदी के पानी पर धीरे धीरे थिरकते हुए बह से रहे थे। नदी, वह चाहे थेम्स हो या गंगा, सिंध हो या वोल्गा, हमेशा इतना एहसास तो देती है कि ये जिंदगी मात्र इतिहास नहीं है, इतिहास के आगे भी आदमी को जाना होता है। अगर मैं थेम्स के तट पर न उतरता तो शायद रेगिना से मुलाकात न होती। मैं उधर उतर कर झरते पेड़ के नीचे खड़ा हो गया था, जैसे कभी दिल्ली की पार्लियामेंट स्ट्रीट के नीम के झरते पेड़ों के नीचे खड़ा हो जाता था। तुम चाहो या ना चाहो, यादें हमेशा अपने को दोहरा लेती हैं। फिर यादों का नया क्षण एक और छोटा सा अंश जोड़कर चला जाता है। जैसे कि रेगिना की बात है, बहुत छोटी सी मुलाकात हुई, पर रेगिना इन तमाम यादों में कुछ और जोड़कर वहीं बैठी रही। उस तट पर नावें खड़ी थी, रेगिना भी उधर ही थी। थेम्स का पाट यहाँ चौड़ा नहीं था, इसलिए ये बहुत पास लग रही थी। पता नहीं तुम्हारे साथ ये होता है या नहीं, पर मेरे साथ हमेशा ये होता है, यही कि भीड़ भाड़ में या कहीं अकेले में कोई दिखाई पड़ता है तो एकाएक लगने लगता है कि मेरा इससे कुछ लेना देना है। यही रेगिना के बारे में भी हुआ। थेम्स के उस पार पहुंचा तो एकाएक बोटमैन रास्ते राहत नजर आया। चाय की तलब ने जोर मारा और मैं रास्ते राहत में घुस गया। चाय का प्याला लेकर मेज पर बैठा ही था कि रेगिना दूसरी मेज पर दिखाई दी। उसका रंग बता रहा था कि वह पूरब की है, पश्चिम की तो कतई नहीं। इससे पहले कि मैं उसे दोबारा छिपी निगाहों से देखूं, वह मेरी मेज के पास आकर खड़ी हो गई। धीरे से अंग्रेजी में बोली, तुम हिंदुस्तानी हो? हाँ, मैंने कहा। वह सामने बैठ गई। बोली, मैं नेटाल की हूँ, साउथ अफ्रीका, नेटाल। क्रिश्चियन हूँ, यहाँ घूमने आई हूँ। नो मैन घूमना क्या होता है? बस कहीं भी चले जाना, कहीं से उबकर उखड़ जाना, इसे तुम घूमना कहोगे? उसने चाय पीते हुए कहा। तो हैम्पटन कोर्ट पैलेस देखने आई थी। वजह कुछ हिचकी, या शायद मेरे इस सवाल पर उसने मुझे ठीक से समझा ना चाहा। एकाएक मुझे लगा कि क्या मैंने कोई गलत सवाल कर दिया है। तभी वजह से अपने खूल में समा गई। बोली, मेरे साथ और लोग भी हैं, वे पैलेस देखने गए हैं, मेरा मन नहीं हुआ। मैंने कहा, यहाँ इंतज़ार करूँगी, बस इसलिए रुकी हुई हूँ। देर हुई, अब वे लोग आते ही होंगे। बात यहाँ पर एक तरह से ख़त्म हो जानी चाहिए थी। फिर भी बोटमैन रास्ते राहत का खाली खाली हॉल देखकर मन हुआ कि सन्नाटे को जमने न दिया जाए। कुछ रुककर मैंने पूछा, आप हिंदुस्तानी हैं? नहीं, वह बोली, बहुत बरस पहले मेरे ग्रैंडफादर नेटाल आए थे इंडिया से। वे हिंदू थे, फिर मेरे पिता ने ईसाई धर्म अपना लिया। मैं ईसाई हूँ। तुमने कभी सोचा है कि धर्म बदलने से आदमी की इच्छाएं भी बदल जाती हैं? मैं क्या जवाब देता, कुछ समझ में नहीं आया तो यूं ही मैंने कह दिया, मैंने अभी तक तो धर्म बदला नहीं है। बदलना भी मत, वह जैसे चीखती हुई बोली। ईसाई हो तो ईसाई रहना, हिंदू हो तो हिंदू रहना, मुस्लिम हो तो मुस्लिम रहना। धर्म बदलने से आदमी को पराई संस्कृति को सहना पड़ता है, जो हमें अलग अलग टुकड़ों में बांट देती है, फिर हमें चूसती है। और तुम्हें पता है, कहते कहते वह रुकी और उसने अपना सवाल बदल दिया। तुम्हारा नाम क्या है? नाम कमलेश्वर। क्यों? एकाएक आपको मेरे नाम की जरूरत क्यों पड़ गई? मैंने पूछा। इसलिए कि इस संस्कृति में आदमी अनाम हो गया है। मुझे नाम न मालूम पड़े तो बहुत खोया खोया महसूस करती हूँ। तुमने अपना सही नाम बताया है ना? कहते हुए उसने मुझे सहज विश्वास से देखा। हाँ, मैंने कहा। चलो मान लेते हैं, नहीं तो तुम्हारा पासपोर्ट देखती। चाय का आखिरी घूंट लेकर उसने बात का पिछला सिरा पकड़ा।
संस्कृति एक व्यापार है कमलेश्वर, और आज का आदमी है उस व्यापार की करेंसी। हम तुम करेंसी हैं। मैंने नज़र बचाकर घड़ी पर निगाह डाली, क्योंकि हैम्पटन से मुझे 5:20 की गाड़ी वाटरलू के लिए पकड़नी थी। रेगिना के साथी अभी तक नहीं आए थे। उसने मुझे ताड़ लिया था। वह खुद भी शायद अपने को बचाना चाहती थी। बोली, तुम जाओ, या ये करो कि यहाँ से बोट से वाटरलू चले जाओ, सिर्फ 4 घंटे लेती है। मैंने उसकी ओर गौर से देखा। हैम्पटन से वाटरलू तक 45 मिनट में पहुंचा जा सकता है। वो 4 घंटे वाला रास्ता लेने को क्यों कह रही है? मुझे देखता देखकर वह मुस्कुरा दी। फिर धीरे से बोली, हमेशा उस रास्ते से जाओ जो देर में कहीं पहुंचता हो। समझे? समझे? क्योंकि रास्ता हमेशा तुम्हें बेहतर आदमी बनाता है, जैसा कि वह किसी भी धर्म में पैदा होता है, नेचुरल। वह भी अब कुछ झटपटा रही थी। मैं उसके अंदर की झटपटाहट को भी देख रहा था। हम बोटमैन रास्ते राहत से निकलकर स्टेशन की तरफ चलने लगे थे। मैंने फिर घड़ी देखी और बेहद अनजाने में एक बेहुदा सवाल कर बैठा। 5:15 हो रहे हैं। पैलेस तो शायद 4:30 बजे बंद हो जाता है। आपके साथी लोग अभी नहीं आए और अब आप यहाँ अकेली? उसने बात काट दी। बोली, तुम जहाँ जहाँ जाओ वहाँ से एक पिक्चर पोस्ट कार्ड भेजते जाना। लेकिन आपका पता? मैंने संकोच से पूछा। पता लिखो, रेगिना सेवालाल, केयर ऑफ अंडर द ब्लू स्काई। उसके इस मजाक से मैंने थोड़ा कुंठित महसूस किया। क्या उसने मुझे राह चलते दिलफेंक आदमियों की तरह समझा है? मैंने नोटबुक जेब में रख ली। तुमने मुझे गलत समझा, रेगिना ने एकाएक पिघलते हुए कहा। मेरा पता सचमुच कोई नहीं है। जब किसी के पास वह सब न हो जिसे लेकर वह अकेला रह सके, तब उसका कोई पता नहीं होता। मुझे लगा वह आत्मरति में लीन होती जा रही थी। मैं स्टेशन की ओर बढ़ा तो उसने कहा, तुम जाओ मैन, साथी आते होंगे, बाय। और मैं स्टेशन की ओर बढ़ गया। वह थेम्स के किनारे की ओर चल दी। मैं अपनी हड़बड़ी में था। टिकट लेकर प्लेटफॉर्म पर पहुंचा तो गाड़ी छूट चुकी थी। हैम्पटन थोड़ा दूर दराज का स्टेशन था, इसलिए लंदन तक की गाड़ियां देर देर बाद चलती थी। अब मेरे पास सिर्फ करीब 40 मिनट का वक्त था। वक्त काटने के लिए मैं एक एम्बैंकमेंट के सहारे आकर खड़ा हो गया। दीवार के नीचे मोजे की शक्ल में घास का एक छोटा सा हिस्सा फैला हुआ था। इसके बाद भीगा हुआ किनारा था। दाहिनी तरफ 3-4 नावें खड़ी थी। इस पार वाला पेड़ खामोश खड़ा था। कभी कभार एक आध पत्ते चुपचाप चकराते हुए झरते और खामोशी से घास पर लेट जाते। मोजे की शक्ल में फैला हुआ घास का छोटा सा मैदान और भी ज्यादा खामोश लग रहा था। दूर पर उसकी एड़ी के पास एक विपिंग विलो का पेड़ बाल चितराए खड़ा था। उसके बाल धीरे धीरे सरसरा रहे थे, जिससे एहसास हो रहा था कि हवा अभी कहीं चल रही है। विपिंग विलो के नीचे बेंच थी और उस बेंच पर रेगिना चुपचाप बैठी थी। वह थेम्स का बहना देख रही थी या बादलों का चितरना, इसका कुछ पता इधर से नहीं लग रहा था, क्योंकि उसकी पीठ इस तरफ थी। मेरा मन हुआ कि नीचे उतर कर जाऊं और चुपचाप उसकी बगल में बैठ जाऊं, उस विपिंग विलो के पेड़ के नीचे। पर उसके एकांत को तोड़ देने की हिम्मत नहीं हुई। उसका सफरी सामान भी बेंच पर रखा हुआ था, जिसे मैंने पहले नहीं देखा था। वह उस पर कोहनी टिकाए चुपचाप बैठी थी, शायद अपने में पूरी तरह लीन या अपने से बहुत दूर। रेगिना के साथी अब तक नहीं आए थे। उसके कोई साथी सचमुच आने वाले थे या नहीं, इसका कोई ठीक पता नहीं था। वक्त जैसे ठहर गया था। अभी कुल 5 मिनट बीते थे। विपिंग विलो के नीचे बैठी रेगिना इतनी निश्चल थी कि वह एक मूर्ति की तरह लग रही थी। फिर वह नहीं हिली। पूरे 30 मिनट मैं उसे देखता रहा। थेम्स बह रही थी। विपिंग विलो के चितराए बाल कांप रहे थे, पर रेगिना निश्चल थी। मैं स्टेशन की तरफ चला आया था और दूसरे दिन अन्ना को पिक्चर पोस्टकार्ड भेजते हुए मैंने लिखा था, हैम्पटन कोर्ट पैलेस के सामने थेम्स है। थेम्स के दाएं किनारे पर मोजे की शक्ल में कटा हुआ घास का छोटा सा टुकड़ा है। उसकी एड़ी पर विपिंग विलो का एक पेड़ है। पेड़ के नीचे बेंच पर रेगिना नाम की एक लड़की की मूर्ति है, जो अपना सफरी सामान लिए वहां बैठी है। कभी इंग्लैंड आना तो इस मूर्ति को जरूर देखना। उसका पता है केयर ऑफ अंडर द ब्लू स्काई।